फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 10th लेकर आई हूँ और यहाँ पर हमारा मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत आज ये समाप्त हुआ और कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे फ्रेंड, तो मुग़ल कालीन प्रशासन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मुग़ल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भू राजस्व का, यानी मुग़ल काल में एक वर्ड था माल। तो माल किसके लिए दिया गया था? तो भू राजस्व को माल कहा जाता था मुग़ल काल के दौरान। नेक्स्ट, मुग़ल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहांगीर ने। जहांगीर जब गद्दी संभाला फ्रेंड, तो उसके शासनकाल में उसने 12 आदेश जारी किए थे और उसमें से एक आदेश उसने यह भी जारी किया था कि जो तंबाकू को नहीं पीना है, शराब, तंबाकू, ये सब पर उसने बैंड लगा दिया था। और साथ ही में उसका जो पिता था अकबर, तो अकबर का जिसने जन्म लिया था अकबर ने, तो वो रविवार के दिन जन्म लिया था। और जहांगीर ने जब राज्यारोहण हुआ था उसका, तो वो दिन गुरुवार था। तो सप्ताह के ये जो 2 दिन थे, रविवार और गुरुवार, इन दोनों दिनों में जहांगीर ने क्या किया कि अपने राज्य में पशु वध को बंद करवा दिया था, यानी उस दिन कोई लोग पशु को नहीं मार सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 3, मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ऑप्शन बी सही होगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट 4th नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिये देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अकबर ने। 5th नंबर, मुग़ल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो मुग़ल शासनकाल के दौरान जो फेमस तांबे के सिक्के थे उसे दाम नाम दिया गया था। नेक्स्ट 6th नंबर, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का एक तरीका था, बटाई। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम लोग मुग़ल कालीन संगीत एवं चित्रकला में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला की मुग़ल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट 8th नंबर, चित्रकला की मुग़ल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, काली घाट। जबकि पहाड़ी, राजस्थानी तथा कांगड़ा, ये सब पर इफ़ेक्ट पड़ा था मुग़ल कालीन चित्रकला का, बट काली घाट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 9th नंबर, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड, अब्दुस्मत के द्वारा। नेक्स्ट 10th नंबर, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? ऑप्शन बी सही है, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब वीणा बहुत बजाता था, वीणा बजाने में वो निपुण था। 12th नंबर, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। जो तानसेन जो एक गायक था फ्रेंड, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था ना, तो मतलब आसपास का जो क्षेत्र रहता था वो जलने लगता था, यानी उसके मतलब संगीत में इतनी ज़्यादा ताप, टेम्परेचर रहती थी। तो उसका जो मकबरा है तानसेन का, वह ग्वालियर में स्थित है। अब हम लोग मुग़ल कालीन साहित्य में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो मुग़ल वंश का संस्थापक था यानी बाबर, तो उसी की बेटी का नाम गुलबदन बेगम था। 14th नंबर, मुग़ल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो गुलबदन बेगम ने ही ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुग़ल काल का। नेक्स्ट 15th नंबर फ्रेंड, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी?
ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट 16th, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा ने की थी। नेक्स्ट 17th, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अब्दुल रहीम खाने खाना का। नेक्स्ट 18, अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ, तो उसी का फारसी में ट्रांसलेट किया गया और नाम दिया गया अनवार ए सुहैली। और ये ट्रांसलेशन किसने किया था? तो मौलाना शाह मोहम्मद ने किया था। याद रखिएगा कि पंचतंत्र के फारसी में जो ट्रांसलेशन था, चेंजेस था, मतलब कि अनुवाद किया गया, वो किसने किया? तो मौलाना शाह मोहम्मद ने। नेक्स्ट 19th, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फारसी। नेक्स्ट 20 नंबर, नस्तालिक है। नस्तालिक किसे कहते थे? तो नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। हमारा हिंदी भाषा हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, लेकिन उस समय फारसी भाषा यूज की जाती थी, तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट यानी लिपि रहती थी उसे नस्तालिक कहा गया मुगल काल के दौरान। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, केशव ने। नेक्स्ट 22 नंबर, यहाँ पर से मुगल काल एंड हुआ फ्रेंड, और हम लोग विविध में एंट्री कर चुके हैं यानी मिसलेनियस में। तो क्वेश्चन नंबर 22, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सूरत को। नेक्स्ट 23, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। अब देखिए ये नवरोज क्या था? तो नवरोज एक पारसी त्यौहार था फ्रेंड, जो कुल 9 दिनों तक मनाया जाता था, और उसकी जो शुरुआत थी नवरोज की वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। परंतु कुछ दिन के बाद जब औरंगजेब गद्दी संभाला तो उसने नवरोज त्यौहार को क्या कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये पारसियों की एक त्यौहार थी। अब हम लोग सिख संप्रदाय में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो बताइए अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बनाया था। और देख लीजिए फ्रेंड कि मतलब कि सिख के कुल मिला के 10 गुरु हुए, जिसमें से गुरु रामदास का जो काउंटिंग किया जाता है वो चौथे गुरु के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रामदास को। जो चौथे गुरु थे रामदास, उसी को ही अकबर ने क्या किया था? 500 बीघा जमीन दी थी, और उसी मतलब ज़मीन पर रामदास ने क्या बनाया था? तो अमृतसर का निर्माण किया था। नेक्स्ट 26, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट 27, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो जो सिखों के 5वें गुरु थे यानी गुरु अर्जुन देव, उन्होंने एक विद्रोही था राजकुमार खुसरो, उसको धन और आशीर्वाद दोनों से सहायता की थी। अब देखिए जो गुरु अर्जुन देव थे ना, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है, जो सिखों का पवित्र पुस्तक माना जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाकार तो ये हैं ही, साथ में जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी। नेक्स्ट 28, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? मैं अभी बताई फ्रेंड कि इसका जो संकलन था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? बताइए फ्रेंड कि रूप कुंड, हेम कुंड, तारा कुंड या ब्रह्मा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेम कुंड में।
नेक्स्ट 30 नंबर, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह की समाधि बनी हुई है नांदेड़ में, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु हुए। नेक्स्ट 31, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको औरंगजेब ने फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट 32 नंबर, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुरु गोविंद साहब का। अब देखिए, गुरु गोविंद साहब का जो जन्म हुआ था वो 21 जनवरी सन 1667 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, सिखों के अंतिम गुरु कौन हैं? अभी मैंने बताया फ्रेंड कि अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद साहब थे। नेक्स्ट 34, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ को शुरू किया था। नेक्स्ट 35, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तकरीबन 300 वर्ष पहले। नेक्स्ट 36, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दलीप सिंह। अब हम लोग मराठा राज्य और संघ में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो यहाँ पर ये तीनों कारण सही हैं, यानी उपरोक्त सभी, धार्मिक चेतना, राजनैतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति। नेक्स्ट 38, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सलहार के युद्ध में। नेक्स्ट 39, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। नेक्स्ट 40 नंबर, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ऑप्शन बी सही होगा, आगरा। मतलब मुगल लोग ना शिवाजी को क्या किए थे कि बंदी बना लिए थे अपने मतलब कि शासनकाल के दौरान, तो वहाँ से शिवाजी भाग निकले थे। नेक्स्ट 41, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रायगढ़ को शिवाजी ने अपने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 42, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मराठा प्रशासन में। तो देखिए फ्रेंड, मराठा प्रशासन में जो छत्रपति शिवाजी हुए, उन्होंने अपने मतलब कि राज्य में अपने मतलब क्या दरबार में 8 लोगों को रखा था, जिसे ही अष्टप्रधान कहा जाता है, यानी 8 मंत्री परिषद का उनका एक समूह हुआ करता था। नेक्स्ट 43, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? उस व्यक्ति का नाम सुमंत था और दूसरा नाम उसका दबीर था, यानी सुमंत और दबीर ये एक ही व्यक्ति का नाम था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट 44, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अभी मैं बताइए आपको फ्रेंड कि वो शिवाजी के शासनकाल के दौरान था। नेक्स्ट 45, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट 46, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ताराबाई नामक महिला के हाथों में। नेक्स्ट 47, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो जस्ट मैंने अभी बताई फ्रेंड कि वो जो स्त्री थी उनका नाम ताराबाई था। नेक्स्ट 48, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट 49, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी जो प्रथा थी ना फ्रेंड, वो मराठा भू राजस्व की प्रथा थी।
नेक्स्ट 50, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो अब देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसको जो स्वयं देखने वाला इतिहासकार था ना फ्रेंड, मतलब अपने आँखों से देखने वाला इतिहासकार था, वह था काशीराज पंडित। नेक्स्ट 51, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो मराठों को हराया था अफगानों ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 52, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? सन 1761 ईस्वी में हुआ था, आप इसे नोट कर लीजिए। और किनके किसके बीच हुआ था? तो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। नेक्स्ट 53, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जस्ट मैं अभी बताई फ्रेंड कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो सन 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 54, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मराठों के। अब हम लोग मुगल साम्राज्य का विघटन यानी पतन में एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, औरंगजेब की सन 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त का व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? चलिए फ्रेंड, 56 का ऑप्शन यहाँ पर है, बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फर्रुखुसियर हो जाएगा। और इतिहासकार ने फर्रुखुसियर को एक दूसरा नाम भी दिया है, क्या दिया है? तो घृणित कायर दिया है। नेक्स्ट 57, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अब ये देखिए फ्रेंड, ये जो मयूर सिंहासन था, जिसे इंग्लिश में पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं और उर्दू भाषा में तख्ते ताउस कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और तब से ये मयूर सिंहासन चलता रहा, मतलब कंटिन्यू था। जो भी गद्दी पर बैठता था तो वो वही मयूर सिंहासन पर बैठता था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन पर बैठा वो मोहम्मद शाह रंगीला था। इसका पूरा नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट 58, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सन 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट 60 नंबर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह था। अब बताइए कि उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। 61, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब बना? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सआदत खां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अवध का पहला नवाब कौन था? तो सआदत खान। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चिन किलिच खान। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो जंतर मंतर के निर्माता हैं जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 65, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहम्मद शाह रंगीला। जब नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था भारत से धन लूटने के उद्देश्य से, तो उस समय मुगल शासक का नाम क्या था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह जब मतलब भारत आया तो उसने तकरीबन 70 करोड़ रुपए यहाँ से लेकर वापस अपने देश फारस चला गया था। यहाँ का जो मतलब कि शाहजहाँ का जिसने बनाया था तख्ते ताउस का निर्माण जिसने शाहजहाँ ने किया था, तो उस तख्ते ताउस साथ में भारत का जो कोहिनूर हीरा था वो भी लेकर यानी चुरा कर मोहम्मद शाह वापस अपने देश फारस लौट गया था।
नेक्स्ट 66, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन सी सही होगा, जब्त। नेक्स्ट 67 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। यहाँ से देखिए मिसलेनियस आ गया है, यहाँ से हम लोग मिसलेनियस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का। तो चलिए पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में स्मारक दिए गए हैं, तो बताइएगा। यहाँ पर है इसका ऑप्शन, देख लीजिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलिफेंटा जो है वो गुफा है, श्रवणबेलगोला एक मूर्ति है, खजुराहो मंदिर है तथा सांची एक स्तूप है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 68 नंबर, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है कि सूची 1 में ऐतिहासिक स्थल हैं और सूची 2 में उसका राज्य दिया गया है, तो आप मिलाइए इसे। 68 नंबर को मिलाइए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। शेर टेम्पल कर्नाटक में, शेर टेम्पल तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में तथा मानस असम राज्य में सिचुएटेड है। नेक्स्ट फ्रेंड 69 नंबर, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था, ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट 70 नंबर, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में और सूची 2 में मिलाइए। बताइए फ्रेंड क्या सही होगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बैजनाथ धाम जो है वो एक शिव मंदिर है। सारनाथ जो है वो बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, ये मैंने प्रीवियस सेट में ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से करवा चुकी हूँ। दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा एक जैन मंदिर है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट 71 में भी मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में तथा गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। 72 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। नालंदा बताइए, तो नालंदा जो है ना फ्रेंड, वो नालंदा एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी था। नालंदा क्या था? तो एक विश्वविद्यालय था। सारनाथ एक अशोक स्तंभ है, सांची एक स्तूप है तथा कोणार्क एक सूर्य मंदिर है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। ये सब के सब मैंने प्रीवियस सेट में आप लोगों को अच्छे से रिकवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट 73, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों 1 और 2 यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है। नेक्स्ट फ्रेंड 74, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए फ्रेंड, गुप्त शासक जो थे ना, यानी गुप्त काल में उनकी जो राजधानी थी वो देवगढ़ थी। चंदेल जो थे उन्होंने खजुराहो को बनाया था। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी और पल्लव की राजधानी पनमलय थी, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन यानी बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल 3 और 4 यानी तोंडी और मुशीरी, यही 2 बंदरगाह थे जो पश्चिमी तट पर सिचुएटेड थे। नेक्स्ट 76 नंबर, मैच द फॉलोइंग है। देखिए ऑप्शन और बनाइए, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताई थी कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बादामी या वातापी थी। पल्लव कांचीपुरम,
हर्षवर्धन रिलेटेड थे कन्नौज से और पांड्य ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था। नेक्स्ट 77, चलिए फ्रेंड 77 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है और बालाजी विश्वनाथ ने इसका निर्माण किया था। वेंकटेश्वर मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाल में, आंध्र प्रदेश के तिरुमाल में। महाकाल मंदिर उज्जैन में है तथा बेलूर मठ ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चारों के चारों गुप्त काल में लिखे गए थे। और आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और मैं बताऊंगी इसके राइटरों का नाम, तो आप नोट करते चलिए नोटबुक में। तो पहला अमरकोश, अमरकोश के राइटर थे अमर सिंह। कामसूत्र, कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन। मेघदूत, मेघदूत की रचना कालिदास ने की है तथा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। नेक्स्ट 79, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब मैंने प्रीवियस सेट में आप लोगों को अच्छे ढंग से कवर करवा चुकी हूँ। तो बताइए फ्रेंड 79 का आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पाणिनि जो संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक थी, और ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेट में बताई थी। तो पाणिनि के लेखक हैं अष्टाध्यायी। वात्स्यायन किसकी रचना है? तो कामसूत्र की। चाणक्य ने रचना की है अर्थशास्त्र की तथा कलहन, कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 80 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में लेखक की रचनाएं हैं, तो आप बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी भारवी। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। हर्ष कपूर मंजरी, कालिदास नागानंद तथा राजशेखर मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट फ्रेंड, तो 80 का मैंने बता दिया फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, 80 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा कि भारवी जो लेखक थे उन्होंने रचना की थी नागानंद की, नागानंद नामक पुस्तक की। हर्ष भारवी के जो भारवी की रचना है वो किरातार्जुनीयम है। हर्ष नागानंद, कालिदास मालविकाग्नि मित्रम तथा राजशेखर कपूर मंजरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा फ्रेंड, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विशाखदत्त नाटक, वाराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा तथा ब्रह्मगुप्त गणित। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग यहाँ पर भी है कि सूची 1 में दरबारी कवि हैं तथा सूची 2 में उनसे रिलेटेड राजा हैं कि किस राजा के दरबार में वो कवि के तौर पर थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, हरिसेन समुद्रगुप्त तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुबुंधु कादम्बरी ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इट्स करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त तथा हर्षचरित्र बाणभट्ट, ये सब सही है।
और बुद्ध चरित्र के जो राइटर हैं वो वसुबंधु नहीं है फ्रेंड, बुद्ध चरित्र के राइटर हैं अश्वघोष, याद रख लीजिएगा अश्वघोष। नेक्स्ट 85 नंबर, यहाँ पर सूची 1 में ग्रंथकार हैं और सूची 2 में उनका मूल ग्रंथ है, तो मिलाना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वराह मिहिर, बृहत संहिता, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृक्षकटिकम तथा बिल्हन विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट 86, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड, 86 में भी, तो आप देखिए इसे और मिलाइए। इसका ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए 86 का ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना फ्रेंड वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब देखते हैं, मिलाते हैं। चलिए नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए कि अष्टांग संग्रह जो है ना वो एक आयुर्विज्ञान का किताब है, 10 रूपक नाट्य कला है, लीलावती गणित का बुक है तथा महाभाष्य वो एक ग्रामर यानी व्याकरण का पुस्तक है। नेक्स्ट फ्रेंड 87 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेंड। मालविकाग्नि मित्रम के राइटर कालिदास हैं, बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, ये भी सही। सौंदरानंद के अश्वघोष, ये भी सही। बट कपूर मंजरी के हर्ष नहीं है। कपूर मंजरी के राइटर का नाम राजशेखर है, आप इसे नोट कर लीजिए, राजशेखर। नेक्स्ट 88 में भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनका ग्रंथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सर्ववर्मा का त्रंग, शूद्रक, मृक्षकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा तथा कलहन राजतरंगिनी। नेक्स्ट 89 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए अब्दुल रहमान से रिलेटेड हैं हमीर रासो, ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि अब्दुल रहमान ने हमीर रासो की रचना नहीं की है, बल्कि हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। तो आप लिख लीजिए राइटर का नाम, हमीर रासो के राइटर हैं सारंगधर। नेक्स्ट 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विज्ञानेश्वर, राजशेखर तथा जीमूत वाहन। नेक्स्ट 91, सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में उनकी राजधानियां यानी कैपिटल है, तो मिलाइएगा। ये सब पहले करवा चुकी हूँ मैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर, परमार धार तथा सोलंकी अनहिलवाड़। नेक्स्ट 92, कथन और कारण। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया था, बिल्कुल सही। और कारण क्या था, क्यों उसने अटैक किया था, तो वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये बिल्कुल गलत बात है। उसका अटैक कारण का एक ही उद्देश्य था कि वो भारत से धन दौलत को लूट कर वापस अपना देश भागना चाहता था। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर जो यानी कारण है वो गलत है। नेक्स्ट 93, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले का जो क्रम बताइएगा असेंडिंग ऑर्डर में कि कौन कौन आते गया भारत में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे पहले महमूद गजनवी आया था। इस सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के जस्ट बाद चंगेज खां के जस्ट बाद तैमूर लंग, ऐसा नहीं है। मैं इस पार्टिकुलर सीरीज का जो 4 ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि इसमें सबसे पहले महमूद गजनवी आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी, तब चंगेज खां और इस सीरीज के लास्ट में तैमूर लंग। नेक्स्ट 94, कथन है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही बात है और कारण है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ये जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट फ्रेंड मैं बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 95 की तरह। कथन है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और कारण साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट 96 निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हैं। पहला, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। नेक्स्ट, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और थर्ड, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अब देखिए इसका ऑप्शन आप यहाँ पर, तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ये बात सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी जो व्यवस्था थी वो वसूली थी माँ। और जो थर्ड है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, ये भी सही है, बट सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट 97 कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही। और मूल्य नियंत्रण था क्या, मैं ऑलरेडी आपको बतला चुकी हूँ। नेक्स्ट कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये आर जो है वो गलत है, तो इस अकॉर्डिंग 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए तो सही है बट आर इज फॉल्स, गलत है। नेक्स्ट 98 कथन, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। और कारण, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, यानी सांकेतिक मुद्रा। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए तो सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट 99 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा यानी टोकन करेंसी योजना जो थी वो असफल सिद्ध हुई। ये बिल्कुल सही बात है। और कारण, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो 99 का ऑप्शन आप यहाँ देखिए फ्रेंड, तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 100 निम्न को उसके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अगर इस सीरीज की बात करें इन चारों व्यक्तियों में, तो सबसे पहला स्थान रुकनुद्दीन का आता है। नेक्स्ट मुबारक खान, थर्ड फिरोज शाह तुगलक आया और उसके बाद आलम शाह। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को फ्रेंड तथा फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।